दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो किसी भी स्त्री की अग्नि बुझा सके। कामेक्षा सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मेष लग्न की कुंडली के लिए कितने प्रकार से धन योगों का निर्माण होता है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस कार्यक्रम में मैं आपको नक्षत्रों से भी संबंध जोड़ करके बताऊंगा। और दूसरा ये बताऊंगा कि इसमें सबसे अच्छी बात होगी कि इसमें आपको मेष लग्न की कुंडली में 12 भावों का दर्शन होगा। तो बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूं। उसके पहले कि आगे बढ़ूं, पसंद का बटन सबसे पहले दबाइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और उसके ऊपर जय श्री कृष्णा लिखने के साथ अपना प्रश्न जरूर लिखें और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आएगी कि अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है, जैसे 1 नंबर यहां लिखा है, आपको सिर्फ अपनी कुंडली के लग्न वाले भाव पे देखना है कि आपकी कुंडली में लग्न में कौन सी राशि बनी है। ये सिरशोदयी राशि है, पूर्व दिशा से उदय होने वाली ऐसी राशि जिसका सर ऊपर की तरफ रहता है, या उदय के समय ये पूर्व की तरफ रहती है राशि, मतलब ये सिर की तरफ से उदय होती है। और ये एक ऐसी राशि है जो चर प्रकृति की राशि है, मतलब जो चलायमान है, चर प्रकृति की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि का मतलब होगा जो बहुत ही ज्यादा ज्वलंत हो। इन लोगों में ना, मेष लग्न वालों में जलने की स्थिति होती है। अब ये जलते हैं मतलब इनमें जलने की वो नहीं होती, ऐसी वो वाली बात नहीं है। मतलब इनमें ये है कि ये ऊर्जावान होते हैं। भेड़ जैसे आपने इसके प्रतीक चिन्ह को देखा होगा। भेड़ कैसा है? वो एक ऐसा प्राणी है जो हठी है, हठ से युक्त है और उत्पादक क्षमता से युक्त है। वो अपने शरीर की सुरक्षा वो खुद के अंगों से ही कर लेता है। खुद के जो है वो उसके अंग पे ही ऊपर निकलते हैं, वो उसके फर, उसके जो ऊन निकलते हैं, उसका रेशा, और उसी से ही अपनी सुरक्षा कर लेता है। पर बात आती है कि ये जो राशि है ये चौपाया राशि, मतलब मेष राशि वो चौपाया राशि। अब इसके चारों पैर गतिमान हैं। अब सबसे अच्छी बात है कि इसके जो अधिपति हैं वो भूमि सुत मंगल हैं। भूमि सुत मंगल, मंगल जो देव है ना, वो भूमि के पुत्र हैं। और इनके पास जो गुण आता है वो सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता दोनों से प्रभावित होते हुए इनके अंदर गुण देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक होते हैं। और कहने का अर्थ है कि ये बहुत ज्यादा ऊंचे कद के नहीं होते, पर रणनीति से युक्त होते हैं, राजनीति करने वाले होते हैं। और उससे भी अच्छी बात होती है कि ये सामने वाले के प्रभावों को और उसके दिमाग में जो बातें चल रही हैं सामने वाले के, वो तुरंत उसको समझ जाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात और भी ये होती है कि ये कभी हार नहीं मानते, थकते नहीं हैं। ये अपने परिवार से भी उस तरीके से नहीं मिलते जैसे इनको मिलना चाहिए। ये परिवार से भी वैसे मिलते हैं जैसे कोई रिश्तेदार के यहाँ आए हों, ऐसा ये मेष लग्न है। इसके जो प्रभाव क्षेत्र की बात होती है तो ये छत्रपति होते हैं। छत्रपति मतलब छत्र और चमर के साथ। और गौर करिए तो अगर ये राशि आपकी कुंडली के लग्न में बनी है, इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि व्यक्ति पराक्रमी है। मंगल इसके देव होते हैं इस वजह से। और मेष राशि के अंतर्गत 2 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण आता है। मतलब अगर अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र, इन दोनों के अधिपति नक्षत्र के, अश्विनी के नक्षत्र के अधिपति होते हैं केतु और भरणी नक्षत्र के अधिपति होते हैं शुक्र। अश्विनी और भरणी और कृतिका के अधिपति होते हैं सूर्य। मतलब जरा विचार करिए तो इनकी कुंडली में, जो जिनकी कुंडली में लग्न में
अगर केतु बैठ जाए, या लग्न में ही सूर्य बैठ जाए, या लग्न में ही शुक्र बैठ जाए, तो व्यक्ति वैसे भी धनवान हो जाता है, क्योंकि नक्षत्र का अधिपति अब स्वतः ही लग्न में ही विराजमान है। ये सीरीज बहुत अच्छी बनने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि विभिन्न लग्न जब हमारे लग्न कुंडली के लग्न चार्ट में लग्न में ही उनकी राशि बन जाती है, तो नक्षत्रों से उनका कैसा संबंध होता है और फिर वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ है कि मेष लग्न की कुंडली के लिए सिर्फ लग्न में मंगल का बैठना ही ठीक नहीं होगा, बनिस्पत इसके अतिरिक्त लग्न में केतु का बैठना भी ठीक होगा, लग्न में शुक्र का बैठना भी ठीक होगा, और लग्न में सूर्य का बैठना भी ठीक होगा। अभी धन वाली सीरीज बाकी है, वो अभी उसका है भाई बाकी है, पर ये एक अलग बात होगी कि आपकी कुंडली के लग्न में अगर 1 नंबर की राशि बनी है तो कैसे कैसे धन योग बनेंगे और कैसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिरंतन होता है। इसकी आयु अच्छी होती है, नटखट होते हैं और दैदिव्यमान स्वरूप वाले नहीं होते, लाल गोराई लिए होते, लाल होते हैं, लालिमा इनके शरीर में, लाल छटा। दरअसल है क्या ना कि ये अपने नाना और नानी से प्रभावित होते हैं। मतलब मंगल देव की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा कि आप नाना नानी से प्रभावित होंगे। मतलब जो मेष राशि है और इसके जो अधिपति मंगल हैं, वो सूर्य और चंद्रमा और अपनी माता जो धरती मैया है, उनसे तीनों से प्रभावित है। तो इनमें गंभीरता भी होती है, धीरता के साथ, गंभीरता के साथ किसी भी चीज को देखने की शक्ति होती है। काफी जो है वो एकदम सेंसिटिव होते हैं, तुरंत ही अपना पाला बदलने वाले। और जैसे एक छत्रपति, जैसे एक सेनापति अपने संपूर्ण सेना का आधिपत्य स्वीकारता है और राजा से बिल्कुल भी कम नहीं होता पराक्रम में, क्योंकि अगर राजा को कोई मार सकता है तो वो उसकी सेना के अधिपति मार सकते हैं। इसका अर्थ है कि राजा कौन है? तो राजा है मंगल। इस कुंडली के मेष लग्न की कुंडली के लिए राजा कौन होंगे? मंगल। पर सभी लग्न की कुंडली के लिए राजा कौन होते हैं? सूर्यदेव। इस वजह से इनके पास, चूंकि ये सेनापति होते हैं मंगल देव, इस वजह से इनके पास सूर्य सा पराक्रम और दिव्य तेज भी होता है। एक इनका ऑरा जबरदस्त होता है, और वो ऑरा इनको अपने नाना सूर्यदेव से मिली होती है। और जो इनके अंदर शीतलता होती है, धैर्य, देखते हैं दुश्मन कितनी दूर देखता है, और उससे भी जब तक वो सामने वाले दुश्मन की पूरी चाल समझ न ले, और जितनी झट से समझ ले, वही मंगल होते हैं। इतनी इनकी विलक्षणता होती है जो इनको चंद्रमा से मिली होती है। और चूंकि ये भूमि पुत्र होते हैं, और भूमि के साथ इनका जो होता है, चूंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और भूमि से निकले होते हैं, तो ये लड़ जाते हैं पृथ्वी मैया से, अपनी धरती माता से लड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे अपने नाना सूर्य के जैसा होना है, और मुझे विलक्षण होना है, मुझे चपल होना है अपनी नानी चंद्रमा के जैसे, और मुझे धीरता और गंभीरता चाहिए तुम्हारे जैसा। जो कौन है? साक्षात धरती मैया, जो भूमि पुत्र होते हैं, इस वजह से उनकी धरती माता हो जाती है। तो इनसे इनका लड़ना हो जाता है, क्योंकि अब इनके पास तीनों तरीके की प्रवृत्ति आ जाती है स्वभाव में, गर्माहट, स्थिरता और चंचलता के साथ ओजस्विता और दिव्य तेज से भरे। अब बात आती है कि मेष लग्न की कुंडली जब लग्न में बनेगी, तो यहां के अधिपति का किसी भी भाव में बैठना, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, याद रखिएगा, लग्नेश चाहे किसी भी राशि में बैठे हों और चाहे किसी भी भाव में बैठे हों, अगर लग्न की डिग्री मतलब युवावस्था की है 6 अंश से ऊपर और 24 अंश से नीचे, बात समझ रहे होंगे। अगर लग्न जो आपका बना है, आपकी कुंडली का जो लग्न है, लग्न वीर्यम, लग्न ही वीर्य है, और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली का लग्न कमजोर है, उसका वीर्य बल कमजोर होता है। वीर्य बल का अर्थ वीर्य नहीं, मतलब उसकी ओजस्विता कमजोर है, उसकी उत्पादक क्षमता कमजोर है। और यहां तक भी बात आती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न कमजोर हो, उसकी उत्पादक क्षमता तो कमजोर होती है, इसके साथ साथ वो अपनी पत्नी को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता है। यह भी बड़ी अद्भुत बात है। हाँ, वो अपनी पत्नी को, मृगनयनी जो उसकी पत्नी होती है, क्योंकि मैंने एक बात कही थी बहुत पहले चाणक्य नीति में, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं है, पर मैंने बात कही थी कि दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो किसी भी स्त्री की अग्नि बुझा सके। काम इच्छा, काम की अग्नि किसी भी स्त्री की आज तक नहीं बुझी है, और अगर सबसे मजबूत कोई है तो वो स्त्री ही है। ये बड़ी अद्भुत बात है। परमेश
लग्न और मेष राशि के जो ये प्रभाव में आ जाता है लग्न, तो यहां पे इनके अंदर ओजस्विता बढ़ती है, गंभीरता बढ़ती है, चंचलता बढ़ती है, चपलता बढ़ती है, पराक्रम के साथ साथ इनमें हठधर्मिता भी बढ़ती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो कह क्या रहा था मैं कि अगर लग्नेश आपके किसी भी भाव में बैठे हों, वो कभी भी खराब नहीं होंगे। अगर अष्टम में भी बैठेंगे तो एक अलग तरीके का भावावेश उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति को रिसर्चर बना देते हैं, जो व्यक्ति में धैर्य देते हैं, जो व्यक्ति को ये कहने के लिए या फिर वो अपना उस भाव में बैठ करके वो प्रमाण देना चाहते हैं कि बाबू रे, तेरे पास मैं हूं, अपनी गंभीरता कायम रख, मैं तुझे जरूर दूंगा। और अगर वहीं वो छठवें भाव में, आमतौर पे आप लोगों को ये बताया जाता है, ग्रंथ में भी बात आती है, पर बात समझने की है कि उसकी एक अलग अपनी आभा शक्ति है। अगर आठवें में भी बैठेंगे तो आपको वैज्ञानिक बना देंगे, विधियों का विधाता बना देंगे, पौरुषत्व से युक्त बना देंगे, लाक्षणिक गुण बड़े अद्भुत और विशिष्ट हो जाता है, उसमें विशिष्टता बड़ी अद्भुत तरीके की हो जाती है, कला कौशल का मालिक हो जाता है, जो उसकी भेदन शक्ति होगी वो बड़ी ही निपुण होती है। और जब छठवें भाव में बैठेंगे तो कहेंगे तुम्हारे वश में पूरा साम्राज्य करके दूंगा। अगर लग्नेश छठवें भाव में बैठ जाएं तो कहते हैं कि तू घबराओ मत, मैं तुम्हारे वश में सारा साम्राज्य दूंगा, क्योंकि नौकर साहब बना दूंगा तुझे। ऐसा ये लग्नेश का प्रतिफल है। और तीसरे भाव में बैठेंगे तो कहेंगे कि तुम्हें मैं इतना साहसी बना दूंगा कि चाहे तुम्हारे जीवन में जितनी समस्याएं आए तुम उसे हार नहीं मानोगे। मतलब उसके जीवन में अब वो चीजें मिलेंगी। कहने का अर्थ है भगवान कि अगर जन्म कुंडली के लग्न इस तृतीय भाव में है तो आपको साहसी होना चाहिए। आपके पास है, बस उस लाक्षणिक गुण को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए, अपने अपने बौद्धत्व पे आपको काम करने की आवश्यकता है। छठवें भाव पे है तो आपको नौकरी की तैयारी बहुत तरीके से मन लगा करके करनी चाहिए। अष्टम भाव में है तो अपने आप को पेशेंसफुल बनाइए। और अगर 12वें भाव में है, मैं ये ऊपर की बात नहीं बता रहा, दरअसल और भी भावों पे आऊंगा, पर ये मूलतया बता दे रहा हूं। अगर लग्नेश 12 में है तो फिर ये कहते हैं कि अपनी ऊर्जा का नियमन करो, अपनी ऊर्जा का नियमन करो और उसका संरक्षण करते हुए कैसे उसका समायोजन किया जाए कि बिल्कुल ही सही दिशा में आपके पराक्रम का पूरा परिणाम मिले। मतलब अब आपको ये बात समझने की है कि अब आप आसानी से अपनी ऊर्जा का क्षरण नहीं कर सकते। अब ऊर्जा जो है वो आपका वीर्य है, तो अब आपको अपने वीर्य का संरक्षण करना है। ऐसा। और लग्नेश तो चाहे किसी भी भाव में बैठे कभी खराब होते नहीं है, क्योंकि वो लग्न के राजा हैं, वो कुंडली के राजा हो गए। अब वो सभी ग्रहों को घर देंगे, मैं तुम्हें, ये प्रधानमंत्री हो गया। लग्नेश मंगल अगर बन गए तो कोई भी ग्रह जो लग्नेश बनता है वो उस कुंडली का सेनाध्यक्ष हो गया, वो उस कुंडली का अधिपति हो गया, उस कुंडली का राजा हो गया, जो बदलते रहते हैं। तो अब वो अपने मित्र को बहुत अच्छा डिपार्टमेंट देगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री, उनके जो परम प्रिय मित्र होंगे, जो सबसे कुशाग्र होंगे, जो सबसे योग्य होंगे, उनको वो सबसे बेहतर सिंहासन देगा। तो कहने का अर्थ है कि यहां पे भी वही बात आएगी कि अगर लग्नेश मंगल होंगे तो यहां सूर्य बड़े अच्छे भाव के अधिपति होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे भाव के अधिपति होंगे। और जरा सोच के देखिए तो मंगल ने अपने आप को कौन से भाव में रखा है। ये बड़ी गंभीरता वाली बात है कि लग्नेश बन जाने के बाद सबसे खराब भाव, जिसको कि कहा जाता है मृत्यु भाग, को अपना अधिपत्य ले लिया मंगल ने। और जरा सोच के देखिए तो जब लग्नेश स्वयं बन रहे थे तो सारे ग्रहों की जब मीटिंग हुई तो कहे मुझे कौन सा दोगे, तो उसका सब 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 तुम लोग ले लो। तो बोला कि आप कौन सा लोगे, तो बोला मुझे सबसे खराब वाला दे दो, क्योंकि जन्म कुंडली का अष्टम भाव को प्रायः खराब भाव कहा जाता है। ये तो चलो ठीक है कि फिर भी व्यक्ति को भौतिकीय संसाधन से युक्त बना देते हैं, पर यहां तो व्यक्ति को मृत्यु की चिंता सताती है। पर यहां से आयु भी तो देखा जाता है। तो लग्नेश मंगल के पास इतना, इसीलिए इसे राजा कहा गया। और इसीलिए लग्नेश राजा होते हैं क्योंकि ये चूंकि जानते हैं कि मेरे ही हाथ में चाबी है इस कुंडली की, तो मुझे अगर थोड़ा खराब भी मिलेगा तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं ही तो राजा हूं। तो अगर कोई डिपार्टमेंट खाली रहा तो चलो ठीक है, मैं उसे संभाल लूंगा। जैसे जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री की जब सरकार बनी थी तो कुछ डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखा होगा। अब मुझे ये तो जानकारी नहीं है, पर ऐसा होता है। तो जो सबसे कमजोर है उसको माता पिता क्या कहते हैं, चलो इसको मैं अपने पास रखता हूं, मैं इस पे और भी ज्यादा इसका नर्चर करूंगा ताकि इसको भी बल दिया जाए। इस वजह से यहां लग्नेश अगर अष्टम भाव में भी बैठेंगे तो खराब नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका अपना भाव है, वो उसका आधिपत्य वो ग्रह स्वयं लेकर के रखा है भगवान। हाँ, और दूसरी बात है कि अब तो इसके अतिरिक्त वो कहीं भी बैठे। हाँ, तो कमजोर कहां हो सकते हैं, कई बार होता है कि
राजा कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं कुंडली का अधिपति तो बन गया, पर मुझे कुछ खास चीजों से बड़ी एलर्जी है। जैसे मुझे ठंडाई बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जल्दी सर्दी लग जाती है। और क्योंकि मंगल के ऊपर भूमि सी गंभीरता थी, धरती सी गंभीरता, और सूर्य सा ऊर्जा, साहस, बल, पराक्रम। और खास करके जब वो जन्म कुंडली के चौथे भाव में, तो ये सूत्र मैंने बताया था कि जब जन्म कुंडली के लग्नेश मंगल बनते हो, चाहे वो मेष लग्न की कुंडली हो, चाहे वो वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, ये कोई सिद्धांत आपको बताया ना बताया, ये बात याद रखिए। अगर लग्नेश मंगल हो और चतुर्थ भाव में अकेले बैठे हो तो कमजोरी संभव है। अब फिर आपको वो उनको सर्दी लगती रहेगी। और सर्दी कैसी? सर्दी इसलिए लगेगी कि उनको घर आने में दिक्कत होगी, और वो घर के लोगों के पास आमतौर पे बैठना नहीं चाहेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो बैठना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हुए भी उनसे उटपटांग बातें निकल जाती हैं, क्योंकि वो गर्म दिमाग का व्यक्ति होता है। और यहां वो तत्व के आधार पे ये जल तत्व की राशि बनती है, और चौथा भाव जो है वो किसका है? भूमि का है, भवन का है, वाहन का है। वस्तुतः अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव पे मंगल बैठे हो शनि के संग, तो व्यक्ति को अखंड भूमि का मालिक बना देते हैं, वो कई सारे भूमि भवन का मालिक बनता है। लेकिन अकेले बैठेंगे तो चूंकि उनको तत्व के आधार पे उस चतुर्थ भाव में उतनी मैत्री नहीं मिलती है, इस वजह से वो उनको भाव रास नहीं आता। और चूंकि नैसर्गिक रूप से वहां पे चंद्रमा की राशि बनी होती है, जो जल तत्व की राशि है, जो नैसर्गिक रूप से मंगल सूर्य की भांति होते हैं, ऊर्जावान, और दोनों एक ही तत्व के ग्रह होते हैं, लाक्षणिक गुण दोनों में एक ही जैसा होता है, उत्पादक क्षमता दोनों में एक जैसी होती है। इस वजह से चंद्रमा की मूल जो राशि है कर्क राशि, वो मंगल को थोड़ी कम रास आती है। इस वजह से लग्नेश अगर जन्म कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में बैठ करके जितना अच्छा परिणाम करेंगे, वहां चौथे भाव में बैठ करके वो थोड़े कम परिणाम करेंगे। ये अपने आप में एक अलग प्रकार का राजयोग अवश्य बनेगा, पर निसंदेह जातक के मानसिक व्यग्रता को देने वाले होंगे। तो अच्छे कहां से होंगे? अब बात मूल विषय की करते हैं। तो लग्नेश अगर धन भाव में बैठे तो धनवान बनाएंगे। लग्नेश अगर तृतीय भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को घुमा फिरा करके एक जगह से नहीं कई जगह से धन देते हैं। और लग्नेश अगर चौथे भाव में बैठेंगे तो घर से दूर रख के धन देंगे। लग्नेश अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो पढ़ा करके और पढ़ाने के बाद शिक्षा से जोड़ करके धन देंगे। वो बुद्धिमान होता है, कुशाग्र होता है, उसकी चपलता बड़ी अद्भुत होती है। लग्नेश अगर छठवें भाव में बैठेंगे तो नौकरी करवा करके धन देना चाहते हैं, नौकरशाह बना करके। लग्नेश अगर सातवें भाव में बैठेंगे तो व्यापार करवा के पत्नी के साथ जोड़ करके धन देते हैं। लग्नेश अगर आठवें भाव में बैठेंगे तो उच्च शिक्षा के साथ, विदेश गमन करने के साथ साथ व्यक्ति को उस क्षेत्र से धन देते हैं। लग्नेश अगर नवम भाव में बैठेंगे तो विश्वविख्यात बना करके व्यक्ति को धन देंगे। लग्नेश अगर दसम स्थान में बैठेंगे तो नौकरी और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होकर के व्यक्ति धनवान बनता है। लग्नेश अगर एकादशवें भाव में बैठेंगे तो महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची की पूछो मत, अब उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और लग्नेश अगर 12वें भाव में है तो ये कहते हैं कि थोड़ा संभल जाओ, पर फिर भी मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि मैं इस कुंडली का राजा हूं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि लग्न में बैठेंगे मंगल, लग्न में बैठेंगे केतु, और लग्न में बैठेंगे सूर्य। तो ये तीनों ही ग्रह अगर जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। अपनी ऊर्जा को आलोकित करिए, उसकी रोशनी पूर्णतया बहुत ही मजबूत है। और साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में केतु बैठे हैं तो केतु मंगलवत होते हैं और राहु शनिवत होते हैं। और सर्वाधिक शुभ ग्रहों में अगर जब किसी ग्रह का नाम आता है तो वो केतु का ही आता है, गुरु के सदृश, गुरु के बाद। या फिर कई बार तो ये इतने अनुभवी हो जाते हैं कि गुरु से भी ज्यादा इनको अनुभव मिलता है। इस वजह से गुरु भी जब कभी अनुभव की आवश्यकता होती है तो गुरु से प्रभावित व्यक्ति भी केतु का मुंह देखता है कि मुझे अनुभव दे दो, क्योंकि अनुभवों के कारक केतु होते हैं। तो अगर लग्न में केतु बैठेंगे, अगर लग्न में शुक्र बैठेंगे, अगर लग्न में मंगल बैठेंगे, अगर लग्न में सूर्य बैठेंगे, तो जातक स्वच्छंद गति के साथ अपने संपूर्ण धनों का अधिपति बनता है। क्लियर है? अब आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मेष लग्न के लोगों को क्या करना चाहिए धन कमाने के लिए और बुरी दशाओं के लिए क्या करना चाहिए। अपने शरीर के बराबर, पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक, ध्यान से समझिए, बड़ी बहरी बात है, गहरी बात है। अपने पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक रेशम का धागा लेना चाहिए, ऊन जो बोलते हैं ना, ऊन, और उसको अपनी लंबाई का 3 गुना कर लेना चाहिए। लंबाई का 3 गुना कर लिया और उसके बाद उसको छोटा कर लिया, ताकि वो या तो गले में आ जाए या तो फिर दाहिनी भुजा में आ जाए। और इसको भगवान
भोलेनाथ के पास रख करके इसकी पंचोपचार पूजा कर लेनी चाहिए। पंचोपचार पूजा आप लोग जानते होंगे, है ना। धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प आदि से इनकी पूजा कर लेनी चाहिए, चंदन अक्षत आदि सब सब चीजों से, या फिर षोडशोपचार पूजा हो जाए, किसी भी तरीके से उनको पूजित कर लीजिए ताकि वो सिद्ध हो जाए। और अगर हो सके तो कम से कम नाम महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का एक माला जप कर लीजिए। और वो जो धागा है उसको अपने गले में मंगलवार या इतवार को पहन लेना चाहिए, या तो रविवार को या तो मंगलवार को, सूर्योदय से पहले अगर पहन लें तो उत्तम बात होती है। और फिर आपको ना तो कभी नजर दोष का प्रभाव रहता है आपके ऊपर से। ये मेष लग्न वालों के लिए है, प्रत्येक राशि वालों के लिए उपाय भी बताता रहूंगा। तो ये काम कर लीजिए, अपने गले में धारण कर लीजिए। अपने पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक रेशम का धागा 3 गुना लेकर के, और उसको रविवार को या मंगलवार को शिव जी की पूजा करके उसको अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। ये इसका सर्वोत्तम उपाय है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने कर्म की बात की है। उसमें उन्होंने बात कही कि हे कुंती नंदन, चाहे किसी भी स्थिति में आप कोई भी कर्म करते हैं वो ठीक उसी तरीके से दोषयुक्त होता है जैसे अग्नि में धुआं दोष बन करके उपस्थित होता है। आप चाहे कोई भी अग्नि जला लीजिए, बिना धुएं के नहीं हो, या तो बाद में हो या तो पहले हो। प्रज्वलित अग्नि भी होती है तो उसमें भी धुआं साइड से निकलता ही है। इस तरीके से चाहे कोई भी काम हो अवश्य करना चाहिए, और अपने कर्म को कभी भी अपने आप को अकर्मण्य नहीं बनाना चाहिए। हमेशा सदैव ही कर्म में तत्पर रहिए और हमेशा ही ऊर्जा से भरे रहिए। गीता जी आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती हैं, बहुत सारी चीजें। और आपको तो मैं तो ये बात कहूं कि जिस व्यक्ति को कुछ भी समझ में ना आए